हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस डेली करंट अफेयर मॉड्यूल के अंदर, विच इज ऑफ 31st May 2021, एंड दिस इज कमिंग विद अ स्पेशल रीडिंग कंटेंट. दिस इज अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट विच इज known as courses.protalentdigital.com. दोस्तों, इसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है. ओके, so this is a part of CLAT 2022 online course. ठीक है, this is a super long term course wherein you get lot of online plus recorded module, digital plus physical study material and online test series. ये सब चीज़ें आपको इस कोर्स के अंदर मिलेगी. उसके अलावा those who are targeting CLAT 2021, please do not miss out to take this Achiever Spark and this full course. दोस्तों, अभी भी बहुत समय है, प्लीज इसको भूलना मत. ओके, लेट्स स्टार्ट. दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण केस का जजमेंट आया. नाउ दिस इज सो इंटरेस्टिंग, समझना दोस्तों. ठीक है, दिस इज यू कैन से नॉट एन इश्यू ऑफ पॉलिटिकल वेंडेटा. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल वेंडेटा? यस और नो? दोस्तों, ये कोई पॉलिटिकल वेंडेटा का केस नहीं है. दिस इज purely a case about learning for judiciary. Whether judiciary has learned things well or not, that is a big question. So yes, indeed, we are talking about तरुण तेजपाल का केस. दोस्तों, तरुण तेजपाल के केस के बारे में अगर हम बात करें तो गोवा के सेशंस कोर्ट ने तरुण तेजपाल को एक्विट कर दिया. ओके, एडिशनल सेशंस जज जो एक लेडी थी, शी एक्विटेड अगेंस्ट तरुण तेजपाल. दोस्तों, तहलका करके एक मैगजीन अगेंस्ट हुआ करता था. वो मैगजीन स्टिंग ऑपरेशन करता रहता था और काफी फेमस हुआ करता था. एंड दिस तहलका वाज जनरली एंटी बीजेपी. ओके, वाइल गोवा में बीजेपी गवर्नमेंट है, यस और नो, तो इसलिए ये आर्ग्यूमेंट करना कि इनको फंसा दिया है वो तो बिल्कुल बाजू पे है. यस और नो? चलिए हम उस बात को डिस्कार्ड कर लेते हैं. जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि भैया तरुण तेजपाल को फंसाया गया, ऐसा नहीं है. अब हम चलते हैं इस केस के मेन चीज़ों के ऊपर. ठीक है दोस्तों, ये जो केस था, ठीक है, जिसके अंदर तरुण तेजपाल ने नवंबर 2013 पे एक उनके साथ काम करने वाली लड़की, उनसे काफ़ी छोटी, मतलब उनकी डॉटर की उम्र की लड़की, उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ. उस लड़की ने केस किया और वो केस का जजमेंट यू कैन से इज देयर इन मई 2021. मई 2021 को उसका जजमेंट आया और उसके अंदर तरुण तेजपाल जी, ठीक है, हैज बीन यू कैन से एक्विटेड. ठीक है, मतलब एक्विटल के अंदर करीबन आप ऐसा समझिए 527 पेज का बड़ा जजमेंट आया. ठीक है, और इस बड़े जजमेंट के अंदर एक बहुत बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिनारियो समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे. ठीक है दोस्तों, ऐसे कोई भी रेप केसेस होते हैं जो भारत जैसे देश के अंदर ऑब्वियसली काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट को उन्होंने सेट असाइड कर दिया था. जब मद्रास हाई कोर्ट ने जो बंदा एक्यूज था उसको बोला गया था कि अगर तुम इस लड़की को राखी बांधोगे तो हम तुम्हें बेल देंगे, कंडीशनल बेल. यस और नो? सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के ऑर्डर को बाजू पर रख दिया कि भैया ऐसा नहीं कर सकते. यस और नो? ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा बोला कि कोर्ट, जो जितनी भी कोर्ट्स है इंडिया में, दे मस्ट स्टॉप देयर डिजायर टू फाइंड एन आइडियल, ध्यान से सुनना, आइडियल सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम. मतलब कहने का यह मतलब है कि कोर्ट ये ढूंढती है कि ये जो बंदा है जिसके ऊपर ये गलत काम हुआ है, दैट्स अ विक्टिम. ठीक है, ये जो विक्टिम है उसका बिहेवियर कैसा है. ठीक है, ओके, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज. ठीक है, रादर देन लुकिंग एट अ सिचुएशन
ठीक है, एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपन, they are not focusing on what the events what were the various facts presented, but they were looking at whether the victim is an ideal sexual assault victim or not. ठीक है, जब ये केस हुआ था नवंबर 2000 लिफ्ट में हुआ था, जब लिफ्ट में से वो लड़की बाहर निकली और बाहर निकलने के बाद वहां पे एक बड़ा इवेंट चल रहा था, गोवा में ये इवेंट हुआ था दोस्तों, थिंक फेस्ट करके तहलका ने ये प्रोग्राम किया था और उस प्रोग्राम के अंदर चीफ गेस्ट थे रॉबर्ट डिनेरो, ठीक है, जो फेमस हॉलीवुड एक्टर थे, उनका और उनकी बेटी का ध्यान रखने के लिए उस लेडी को रखा गया था, ठीक है, और वो लेडी तरुण तेजपाल के साथ लिफ्ट में थी, ठीक है, और लिफ्ट में से जब वो बाहर निकली और जिस तरीके से वो वहाँ पे आजू बाजू बिहेव कर रही थी, तो कोर्ट को ऐसा लगा, जज मैडम को ऐसा लगा कि उसके मुंह पे कोई ट्रॉमा नहीं है, ये सुनो, उसके मुंह पे कोई असॉल्ट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, कोई तरीके की फीलिंग नहीं दिख रही है वैसी, और इसकी वजह से हमें लगता है कि व्हाट शी इज सेइंग इज नॉट एप्रोप्रिएट, ठीक है, उनकी बातें, उनके जो अलग अलग सेक्टर्स है वो इसके साथ मैच नहीं कर रहे, ठीक है, दिस इज रियली बैड आइडिया दोस्तों। ये हमें पुश बैक करता है 1979 के ज़माने में या उससे पहले, जब भारत जैसे देश के अंदर जो रेप सर्वाइवर होता था, उनको प्रूव करना होता था that there is physical mark on her body that she had not consented, ये प्रूव करना पड़ता था। हम बैठे 2021 में, it is a similar approach, ठीक है, where survivor is not fitting into court's preconceived understanding, ठीक है, कोर्ट का जो प्रीकंसीव्ड आइडिया है, जो रेप सर्वाइवर होता है, जो सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम होता है, वो एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करता है, वो कोर्ट के विचारों के मुताबिक बैठा नहीं, और इसकी वजह से उन्होंने जो बंदा एक्यूज्ड है उसको छोड़ दिया, ठीक है दोस्तों। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात, हम ये जरूर मानते हैं कि विटनेस है या जो भी विक्टिम है, ठीक है, वो अगर अपनी बातें रखते हैं तो उनकी बातों जो भी उनकी बातें हैं, ठीक है, वो क्रेडिबल होनी चाहिए और स्टर्लिंग होनी चाहिए, ठीक है, ओके, दिस इज वेरी क्रूशियल दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्टर्लिंग विटनेस, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है, ठीक है, कोई भी अगर ऑब्जेक्शनेबल चार्ज लगा दिया कोई बंदे के, कोई भी विटनेस के ऊपर, तो वो स्टर्लिंग विटनेस नहीं होगा, ठीक है, और ये स्टर्लिंग विटनेस नहीं होगा तो उस विक्टिम ने जो आरोप लगाया वो प्रूव नहीं होता है, ठीक है, एंड इट इज नॉट जस्ट वायलेशन ऑफ लॉज इन दिस पर्टिकुलर केस, इट इज वायलेशन ऑफ प्राइवेसी विच ऑल्सो टुक प्लेस, ठीक है दोस्तों। आपको पता होगा इस तरीके के केसेस के अंदर, सेक्सुअल असॉल्ट केसेस के अंदर, पूरी पर्सनल डिटेल ऑफ सर्वाइवल, उसका नाम, उसकी फैमिली, उसका व्हाट्सएप मैसेजेस, उसके पर्सनल ईमेल्स, उसके फोटोग्राफ, उसकी प्रीवियस रिलेशनशिप, ये सब चीजें बताते ही नहीं है, ये सुनो, ठीक है। उसके बावजूद इस 527 पेज के जजमेंट के अंदर उसका पूरा डिटेल इन्होंने पब्लिश कर दिया, कोर्ट ने, ठीक है, पब्लिश कर दिया, isn't it against a violation of our privacy, ठीक है, this is really a bad idea दोस्तों। अब ये तो जजमेंट के अंदर उसका नाम बता दिया, उससे पहले the lady must have been subjected to a very cruel and barbaric cross examination, ठीक है, तभी जाकर ये सब चीजें आई, ये सुनो, तो ये डेफिनेटली इंडियन एविडेंस एक्ट के खिलाफ है, ठीक है, इट इज रियली अ बिग इशू। ओके दोस्तों, यहाँ पे कोर्ट ने बिल्कुल कोशिश ये करी है कि दे आर हैविंग डबल स्टैंडर्ड। तरुण तेजपाल, द स्टैंडर्ड्स आर वेरी डिफरेंट, ठीक है, एंड स्टैंडर्ड्स फॉर द विक्टिम इज वेरी डिफरेंट, ठीक है, ये एक बड़ी परेशानी की बात है। एट द सेम टाइम again say the court relied on few of the again say wording, ऐसे शब्द जिसको विक्टिम ने या रेप सर्वाइवर ने, ठीक है, बहुत ही ट्रॉमेटाइज सिनारियो में बोले होंगे, ठीक है, पर इन्होंने उसका लिटरल मीनिंग लिया और लिटरल मीनिंग लेकर बोला कि कुछ लोगों के सामने आपने इस तरीके के शब्द बोले और कुछ लोगों के सामने आपने कुछ और तरीके के वर्ड बोले, दिस इज डेफिनेटली नॉट राइट दोस्तों।
ये समझना ज़रूरी है। भारत जैसे देश में सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, ठीक है, इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ ट्रबल फॉर वुमेन not to go and carry out lot of activities in the business, in the work, ठीक है। ये बड़ी परेशानी की हमारे जैसे देश में एक महत्वपूर्ण जजमेंट आया था, विच इज आज के ज़माने में उसको बोलते हैं विशाखा गाइडलाइन। ये सुनो, ये विशाखा गाइडलाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सुनो। पर इस तरीके के जजमेंट, ठीक है, जो विशाखा गाइडलाइन की तो मतलब धज्जियाँ उड़ा देते हैं, बट एट द सेम टाइम जो विक्टिम है उसको ही ब्लेम किया जाता है, उसको ही शेम किया जाता है। और अगर इस जजमेंट को ओवरटर्न नहीं किया गया जल्द से जल्द, देन इट इज टर्म्ड एज यू कैन से सेक्सुअल अब्यूज के अगेंस्ट, वायलेंस एट द वर्क प्लेस के अगेंस्ट में हम जो मुहिम लड़ रहे हैं वो नहीं हो पाएगी। यस, दिस इज वेरी क्रूशियल, ऐसा इस पर्टिकुलर आर्टिकल में लिखा गया है और बहुत मजेदार सा मुद्दा है दोस्तों, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट इज द अप्रोच बाय द कोर्ट। दोस्तों आपको रीडिंग के लिए मैं ये 527 पेज का यू कैन से एक जो रीडिंग के लिए मैं होमवर्क में दूंगा। मैं चाहता हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं अगले साल के लिए और लॉ की तैयारी कर रहे हैं, या ऐसा कोई भी स्टूडेंट जो लॉ की पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, उस बंदे के लिए ये जजमेंट पढ़ना ऑल द मोर ज़रूरी है। आपको पता चलेगा उसका मतलब क्या हुआ, ठीक है दोस्तों। एक और ऐसा ही महत्वपूर्ण पॉइंट, ठीक है, समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मिस्टर A.S. पनीरसेल्वन साहब इज नोन एज रीडर्स एडिटर, ठीक है, उन्होंने एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे बताया है, ठीक है। द पॉइंट इज दोस्तों, when you are saying, you can say the idea of, you can say what aboutry, ध्यान से सुनना, what is the meaning of what aboutry, ठीक है। it is a technique or practice responding to an accusation or difficult question by making counter accusation or raising a different issue, ठीक है। आप देखते होंगे, ठीक है, आज के ज़माने में डे टू डे लाइफ में आप बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई के अंदर जनरली जब भी आप बीजेपी के ऊपर आप एक्यूजेशन करते हैं, ठीक है, तो सामने एक्यूजेशन आ जाता है कि भैया पिछले 70 साल में क्या हुआ ये बताओ। सो दैट वे इट इज कॉल्ड व्हाट अबाउटरी, ठीक है। A.S. पनीरसेल्वन साहब इज कमिंग टू दिस पॉइंट, ठीक है, इज नॉट टॉकिंग अबाउट वेयर अबाउटरी, बट इट स्टार्ट्स विद दैट लुक, क्योंकि हिंदू न्यूज़पेपर के ऊपर एक महत्वपूर्ण आरोप लगा, ठीक है, और वो आरोप क्या है वो समझते हैं और क्यों ये व्हाट अबाउटरी के बारे में बात हुई। दोस्तों मई 2021 25 तारीख को एक न्यूज़ कवर करी गई थी, ठीक है, हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर। दे सेड द टीचर अक्यूज्ड ऑफ सेक्सुअल मिसकंडक्ट सस्पेंडेड। ओके, सो एक टीचर थे जो सेक्सुअल मिसकंडक्ट में वी कैन से उनके ऊपर आरोप लगा था, ठीक है, एंड द टीचर वाज सस्पेंडेड। पूरे सोशल मीडिया पे हिंदू न्यूज़पेपर के ऊपर आरोप लगा कि भाई आप लोगों ने एक्यूज टीचर का नाम तो पब्लिश किया, बट यू हैव नॉट पब्लिश्ड द नेम ऑफ द स्कूल, व्हाई आर यू प्रोटेक्टिंग द स्कूल। ये आरोप लग गया हिंदू के ऊपर, द हिंदू न्यूज़पेपर के ऊपर आरोप लग गया, वाई आर यू प्रोटेक्टिंग द यू कैन से द नेम ऑफ द स्कूल। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसका लीगल एस्पेक्ट देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये समझते हैं दैट ऑन व्हाट प्रिंसिपल्स द प्रैक्टिसेस ऑफ जर्नलिज्म आर डिपेंडेंट ऑन, ठीक है, प्रैक्टिसेस ये लोग फॉलो करते हैं और डॉक्यूमेंटेड प्रैक्टिसेस है दोस्तों, ठीक है। 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो ये लोग फॉलो करते हैं। पहली प्रैक्टिस होती है अखबारों के लिए, ध्यान से समझना दोस्तों, अगर आप लॉ के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, तो आपको ये पूरी दुनिया के बारे में समझना जरूरी है। जुडिशरी कैसे काम करती है, जर्नलिज्म कैसे काम करती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये बिल्कुल पता होना चाहिए। ये समझने की कोशिश कर रहे हैं हम, ठीक है। पहला पॉइंट है, पहला प्रिंसिपल है, ठीक है, डिफरेंशिएट फैक्ट्स from conjectures
एन ओपिनियन. सो देयर इज वेरी क्लियर एस्पेक्ट कि आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट इज ओपिनियन एंड व्हाट इज फैक्ट. दोस्तों प्रोटैलेंट बिल्कुल कोशिश करता है आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ट्रेन करने के लिए. फैक्ट क्या होता है, ओपिनियन क्या होता है, ठीक है, ये बिल्कुल हम कोशिश करते हैं आपको ट्रेन करने के लिए, ठीक है. नंबर 2, मेंटेन अ स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी. एक्यूरेसी का स्टैंडर्ड मेंटेन करें, ठीक है. ओके. तीसरा, डू नॉट इजीली रिसोर्ट टू एनोनिमस सोर्सेस. एनोनिमस समझ में आता होगा सबको, ये सुनो, एनोनिमस सोर्सेस के ऊपर इजीली रिसोर्ट नहीं करना चाहिए. चौथा, डू नॉट प्रमोट hate and bigotry. And number 5, respect, that is called defer to rule of law. Rule of law को रिस्पेक्ट करें. दोस्तों जिस तरीके से यू कैन से सोशल मीडिया के ऊपर जो गाइडलाइंस है, ठीक है, ओके, वो गाइडलाइन बिल्कुल अलग है, क्योंकि वहां पे कोई एक इंडिविजुअल बंदा अपनी मन मर्जी से, ठीक है, कुछ बोल देता है. और वहाँ पे, ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जब भी कोई अपनी इंफॉर्मेशन या कोई भी स्टेटमेंट देता है, दे डोंट रियली बॉदर दैट वेदर दे आर वायलेटिव ऑफ, यू कैन से, पॉक्सो एक्ट, ठीक है, या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट. वो इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं. अखबार के अंदर ये ध्यान रखना ज़रूरी है. प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 एंड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, ठीक है, इन सब चीज़ों को इनको ध्यान में रखना बिल्कुल ज़रूरी है. ये लोग, अखबार बनाने वाले लोग, ये बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखते हैं. और इसीलिए उनका आर्ग्यूमेंट ये है दैट न्यूज़पेपर कैन नॉट फॉलो द नॉर्म्स सेट बाय सोशल मीडिया इन रिपोर्टिंग चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज. दे कैन नॉट डू दैट. सोशल मीडिया के अपने नॉर्म्स होंगे, बट दिस न्यूज़पेपर इज पार्ट ऑफ पॉक्सो एक्ट, जस्टिस एंड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, उनको वो फॉलो करना ज़रूरी है. और उस लॉ के द्वारा अगर कोई पर्टिकुलर वे में किसी का नाम नहीं बताना है, ठीक है, वो बिल्कुल ज़रूरी है. सर्वाइवर का नाम नहीं बताना है, ठीक है, वो लॉ में लिखा गया है, अखबार वाले को उसको फॉलो करना ज़रूरी है, ठीक है. तो उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि जब हमारे ऊपर ये आरोप लगा कि आपने, ठीक है ना, उस स्कूल का नाम नहीं बताया, आप स्कूल को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो हम वेयर अबाउटरी में नहीं फॉलो कर रहे कि हम आपके ऊपर आरोप लगा रहे, पर हम अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं कि हम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है. और इन प्रिंसिपल्स के फॉलो करने के बेसिस के ऊपर हम इन लॉ को समझते हुए, ठीक है, ये पूरी कहानी आप प्रेजेंट करते हैं. तो दोस्तों आपको और मुझको यहाँ से सीखना ये है कि एक तरफ स्कूल, ठीक है, के टीचर ने अगर गलती करी तो ऑब्वियसली, ठीक है, स्कूल तो इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए. हाउएवर लोगों को पता होना चाहिए कि स्कूल ने क्या गलती करी, कौन सी स्कूल में गलती हुई, ये बिल्कुल ज़रूरी है. पर एट द सेम टाइम दिस इज नॉट द फॉल्ट ऑफ अ स्कूल, ओके, दिस इज अ फॉल्ट ऑफ वन इंडिविजुअल. और उस इंडिविजुअल के नज़रिए से, ठीक है, अखबार ने जो काम किया मेरे हिसाब से तो सही है. चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं, ठीक है, टॉकिंग अबाउट व्हाट्सएप एंड गवर्नमेंट के बीच में क्या लड़ाइयाँ है, ठीक है. बहुत ही मज़ेदार सा मुद्दा है दोस्तों, व्हाट्सएप और गवर्नमेंट के बीच की लड़ाइयाँ, ठीक है. दोस्तों क्या लड़ाई है ये, ठीक है, कोशिश करते इस लड़ाई को समझने की. तो क्या होगा, फरवरी 25, 2021 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड निकाले, ठीक है. उन्होंने वहाँ पे रूल्स निकाले, उन्होंने 6 महीने का टाइम दिया, ठीक है. और सॉरी नॉट 6 महीना, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है, दे हैव गिवन सम राउंड, यू कैन से 3 मंथ्स का टाइम, विच इज मार्च, अप्रैल और मई. और मई 26 को ये उन्होंने जो टाइम दिया था कि आपको क्या क्या रूल फॉलो करने हैं, ठीक है. आप अगर रूल फॉलो नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी. गाइडलाइन लगाई, 3 महीने का टाइम दिया,
26 मई 2021 को ये डेडलाइन थी। 25 मई 2021 व्हाट्सएप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने एक से केस लगाता है। व्हाट्सएप विच इज एन इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म विच इज अ सब्सिडरी ऑफ गो टू दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है, एंड ये बोलते हैं कि इस रेगुलेशंस को ब्लॉक किया जाए बिकॉज दे आर ब्रेकिंग प्राइवेसी प्रोटेक्शन, ठीक है, एंड दे आर स्टैंडिंग इन अपोजिशन टू राइट टू प्राइवेसी। भारत आपके देश के अंदर केएस पुट्टुस्वामी केस के द्वारा, ठीक है, से सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, पुट्टुस्वामी राइट टू प्राइवेसी केस के मुताबिक, सॉरी केएस पुट्टुस्वामी केस के मुताबिक राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बोला था, ठीक है। दोस्तों ऑब्वियसली व्हाट्सएप इज नॉट द ओनली पार्टी विच इज चैलेंजिंग सच काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। दोस्तों ये जो नई गाइडलाइन आई है, ये सुनो, जो बहुत सारे सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को पुश कर रही है, ये सुनो, उनको काफी दिक्कत में डाल रही है। उनकी गाइडलाइंस में ये बोला गया है दैट रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर रखना है, नोडल ऑफिसर ने इनको, ठीक है, ओके। एट द सेम टाइम दे हैव टू आल्सो इंश्योर कॉम्प्लायंस ऑफिसर्स 36 घंटों के अंदर ग्रीवांसेस हैंडल करनी चाहिए, ठीक है, ये सब उन्होंने बोला। बट what is very problematic between WhatsApp and government is the issue of first originator of information, ठीक है। दोस्तों गवर्नमेंट बोलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस गाइडलाइन में बोला कि भैया व्हाट्सएप, ट्विटर या कहीं से भी अगर किसी बंदे ने कोई गलत चीज फैलाना चालू किया, दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है, गलत चीजें फैल सकती है, ठीक है। वी आर यू कैन से इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट, और इंटरनेट इतना फैल चुका है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को ये पता है that there are a lot of fake news, child sex abuse are going on in a big way, pornography, cyber crime, hate mongering, ठीक है, भरपूर फैलता रहता है। और लोग उनके पास जब ऐसे मैसेज आते हैं उनको फॉरवर्ड करते कहाँ दूर दूर भेज देते, पता ही नहीं चलता। और इसकी वजह से सरकारों को उसको ट्रेस करना इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला हमको ट्रेस करना है भैया, बताइए कौन उसका पहला ओरिजिनेटर है, ठीक है। व्हाट्सएप बोलता है कि ये तो हमसे ना हो पाएगा, ठीक है। क्यों नहीं हो पाएगा भैया? बिकॉज वी बिलीव इन दिस एंड टू एंड एनक्रिप्शन। ये सुनो दोस्तों, आपने देखा होगा एंड टू एंड एनक्रिप्शन, आपके व्हाट्सएप के ऊपर वो रेगुलरली बोलते रहते हैं कि भैया ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन है, ठीक है। अगर हम ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन देंगे, ठीक है, तो भैया बर्बादी हो जाएगी। हमारे पास 400 मिलियन यूजर्स हैं, ठीक है, उनकी प्राइवेसी का क्या, उनके फंडामेंटल राइट्स का क्या। दोस्तों व्हाट्सएप का जो एंड टू एंड एनक्रिप्शन है, ठीक है दोस्तों, उसके अगर उन लोगों को अगर ये ट्रेसेबिलिटी का विचार डेवलप करना है तो उनके पास दो तरीके हैं, ठीक है। ध्यान से समझना कौन से दो तरीके हैं। एंड टू एंड एनक्रिप्शन है उनके पास, पर उनको आइडेंटिफाई करना है द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर उनको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, तो बेसिकली उनको सबसे पहले केस में ये करना पड़ेगा कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन को मारो गोली, ठीक है। जितने भी लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, ठीक है, हर एक बातों को समझना इस चीज को, ठीक है, हर एक बातों को, ठीक है, कोई भी एक ऐसा मैसेज है, हर एक मैसेज को एक फिंगरप्रिंट दे दो भैया, मतलब उसकी फिंगरप्रिंट आइडेंटिफाई करने के काबिल होने चाहिए, मतलब नॉट इन रियल सेंस फिंगरप्रिंट। हाँ, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि भी आपकी हर मैसेज के बाद फिंगरप्रिंट ली जाएगी, ना 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 ना, ऐसा थोड़ी। फिंगरप्रिंट मतलब आपने अगर मैसेज लिखा, ठीक है, तो उस मैसेज के साथ कोई ना कोई कोड अटैच्ड होगा, ठीक है, और वो कोड व्हाट्सएप के पास होगा। सरकार ने बोला कि भाई मेरे को बताओ इसका ओरिजिन क्या है, तो ये आपके कोड के साथ ओरिजिन ट्रैक कर सकते हैं।
भैया ओरिजिन ट्रैक करेंगे तो मतलब एंड टू एंड एनक्रिप्शन की तो 12 बज गई। अगर ये 12 बज गई मतलब व्हाट्सएप की सिस्टम इतनी फुल प्रूफ है नहीं, मतलब आप और मैं वहाँ पे जो भी लिखेंगे व्हाट्सएप उसको फिंगरप्रिंट करके उसके साथ एक नंबर असाइन करके हमें ढूंढ पाएगा कि किसने लिखा, क्यों लिखा। एंड नॉट जस्ट दिस बट लॉट ऑफ अदर थिंग्स कैन बी कनेक्टेड, यस और नो, ठीक है। तो ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है, मतलब बैकडोर एंट्री, यस और नो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैकडोर एंट्री? बैकडोर एंट्री का मतलब ये है कि अगर हमें ओरिजिन ऑफ मैसेज को अगर ढूंढना है तो हमें हमारे सिस्टम में इतने सारे मल्टीपल चेन्स जो चल रहे हैं मैसेजेस के, ठीक है, उसके अंदर एक बैकडोर लगाना पड़ेगा, ओके। और बैकडोर के द्वारा हम या तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंटर करेंगे, दे विल हैक बिलियंस ऑफ चैट्स, फोटोज, लोकेशन इंफॉर्मेशन, ठीक है, और वहां से वो ढूंढ पाएंगे कि एग्जैक्टली कौन क्या कर रहा है। ये बैकडोर एंट्री ये कर सकते हैं दोस्तों। अगर ये बैकडोर एंट्री करते हैं तो दैट मीन्स हैकर्स को पता है that there is a backdoor entry, so they can find out some or the other way, ठीक है। और ये एक तरीके से बर्बादी करेगा, yes or no? क्या बर्बादी करेगा? हैकर्स कैन एंटर इनटू दिस प्लेटफॉर्म। और व्हाट्सएप के ऊपर फाइनेंशियल डेटा भी तो है, क्योंकि व्हाट्सएप अब यूपीआई व्हाट्सएप बिजनेस तो करता है, yes or no? वहां पे यूजर्स ट्रांसेक्शन कर सकते हैं डायरेक्टली ऑन देयर प्लेटफॉर्म। तो ये तो पैसों का भी मामला फंस गया, नॉट ओनली योर डेटा बट पैसे भी फंस गए, ठीक है। तो ये तो ऑल द मोर बुरी बात है, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसको ऐसा काम करना चाहिए, ये सर नो, ठीक है। एंड ऑल द मोर कि अगर ऐसा कर दिया, बैकडोर एंट्री कर दी या ये जो भी सिस्टम करी, व्हाट्सएप बोलता है कि दिस इज ब्रिंगिंग a surveillance state and it will become the world's largest mass surveillance exercise। और ये नाइटमेरिश सिनेरियो होगा, कैटास्ट्रॉफिक कंसिक्वेंसेस होंगे, हम तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। जैसे हमने बोला ना, व्हाट्सएप ने बोल दिया हमसे ना हो पाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो लॉ बनाया है, ठीक है, गवर्नमेंट ने, उसकी लीगलिटी क्या है, ओके, उसकी नेसेसिटी है कि नहीं, ठीक है। और ये रिस्ट्रिक्शन लेकर आ रहे हैं वो प्रोपोर्शनल है कि नहीं। ये 3 ग्राउंड के ऊपर ये लॉ वी कैन से प्रूव होने चाहिए, ये सुनो, ठीक है। 3 पिलर है जिसके बेसिस के ऊपर हम ये बोल सकते हैं कि ये जो भी लॉ बना के रखते हैं वो सही है कि नहीं, ये सुनो। सबसे पहले बारे में बात किया जाए तो ये जो इंटरमीडियरी गाइडलाइंस से जो भी इश्यू करी गई है वो रूल्स है, ओके। उसका कोई पार्लियामेंट्री बैकिंग नहीं है, ठीक है, मतलब उसकी लीगलिटी में बड़ा प्रॉब्लम है, yes or no? I think this is pretty clear to everyone, number 1। number 2, नेसेसिटी के बारे में बात किया जाए, ठीक है। सो दोस्तों, नेसेसिटी के बारे में बात किया जाए तो एक तरीके से जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज है, ठीक है, उनको जो लेकिन से सेक्शन 79 में आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 79 में उनको जो इम्यूनिटी दे के रखी हुई है, ठीक है, वो इम्यूनिटी, ठीक है, लॉ के मुताबिक तो सही है, ठीक है, वो नेसेसरी है, उनको देना चाहिए, पर वो दी नहीं है, ठीक है। और इस तरीके से प्रोसेस ऑफ ट्रेसिंग एंड फिल्टरिंग मैसेजेस, ठीक है, विल डेफिनेटली स्टॉप द एंड टू एंड एनक्रिप्शन। और उससे जो बेनिफिट होने वाला है उसके सामने जो नुकसान होने वाला है, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी की बात है, वो बड़ी एक से दिक्कत वाली बात है। सो दोस्तों, आज की इस सोसाइटी में हमें इसका कोई अच्छा सॉल्यूशन लाना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों, ये समझिए, जो सोशल मीडिया है, ठीक है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो यहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है, उसका फ्यूचर अच्छा है, आप और मैं उससे बहुत फ़ायदा लेते हैं, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हम इसको बंद नहीं करना चाहते। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट is also interested to protect us against the fake news, pornography, ठीक है। ऐसी बहुत सारी बदियों से, सोसाइटी की बदियों से हमें रोकना चाहती है। तो दोनों के अच्छे विचार है, अब हमें इसके इनहेरेंट प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना, उसके लिए कोई इनोवेटिव तरीके तो चाहिए होंगे, ये सुनो। सवाल ये नहीं है कि व्हाट्सएप आखिरी दिन तक क्यों रुका, पहले ही बोल देता,
सवाल ये नहीं है, व्हाट्सएप के पास तो लीगल राइट है, आखिरी दिन तक वो अपनी लीगल चैलेंज अगेंस्ट से घोषित कर सकता है, उसके बाद भी वो घोषित कर सकता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम किसी के इंटेंशन का नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि व्हाट्सएप बहुत बड़ी कंपनी है और ये लड़ाई करने बैठ गई है सरकार के खिलाफ। ठीक है, पॉइंट ये नहीं है, जेन्युइन इश्यू उन्होंने रेस किया है और मुझे लगता है कि दोनों पार्टीज को आमने सामने बैठकर, ठीक है, देश के हित के लिए कोई ऐसे जजमेंट लेने पड़ेंगे, कोई ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे जो एक बड़े लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो, एक ऐसा एग्जाम्पल हम दे पूरे वर्ल्ड को कि देखे हमने किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। ये प्रॉब्लम है और ये बड़ा प्रॉब्लम है। इट रिक्वायर्स इंटेलिजेंट लीडर्स टू अंडरस्टैंड दिस इश्यू एंड हैंडल। अगर आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का आपके पास कोई सॉल्यूशन है, मैं चाहता हूं कि आप इसको कमेंट सेक्शन में लिखिए आपके सॉल्यूशन को दोस्तों। ठीक है, अगर आपके सॉल्यूशन अच्छे होंगे, ठीक है, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आपके सॉल्यूशन, ठीक है, सरकार के सामने प्रेजेंट करें। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कैन डू फ्रॉम आवर साइड। ठीक है, दिस इज वंडरफुल दोस्तों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं ठीक एक रीडर का ओपिनियन अबाउट द इश्यू रिलेटेड टू दिस ट्रिप, है ना। ट्रिप्स बोलते हैं इसको, आई एम श्योर एवरीवन नोज व्हाट इज ट्रिप्स। ठीक है, हमने इसके बारे में बहुत बार डिस्कस भी किया था। ठीक है, हमने वो WTO आपको अलग अलग तरीके के एग्रीमेंट के बारे में बात करी थी। ठीक है, हमने बोला था GATT, हमने बताया था आपको GATS, एक बताया था हमने आपको ट्रिप्स, ठीक है, और एक बताया था हमने आपको ट्रिम। ये सुनो, ठीक है। तो दोस्तों ये बात हो रही है ट्रिप्स के बारे में, जहां पे इंडिया और साउथ अफ्रीका ने, ठीक है, WTO के अंदर अक्टूबर 2020 में एक बहुत बड़ी मुहिम लगाई और उन्होंने बोला दैट द पेटेंट प्रोटेक्शन टू बी प्रोवाइडेड ऑन द वैक्सीन, ठीक है, शुड बी गिवन वेवर विच इज अ शॉर्ट टर्म वेवर। ठीक है, क्या डिमांड करी थी हमने? शॉर्ट टर्म वेवर, आपको पता होगा ये हमने डिमांड करी थी। ये सुनो दोस्तों, शॉर्ट टर्म वेवर की डिमांड करी थी। उसके बाद USA ने भी इस चीज को सपोर्ट किया, ये सुनो, और उससे हम लोगों को बहुत खुशी हुई कि बहुत अच्छी बात है, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर 60 कंट्रीज स्पॉन्सर्स और 100 मेंबर कंट्रीज ने इस बात को सपोर्ट किया था। ये को स्पॉन्सर बन गई थी 60 कंट्रीज दोस्तों, और 100 कंट्रीज ने सपोर्ट किया। EU ने भी बोला, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है, EU दैट इज यूरोपियन यूनियन ने ये बात करी that we are ready for vaccine waiver, but we are not ready for, again say, various other medicines like crucial medicines and various other medical products. इस मुद्दे पे बात पूरी अटकी है। बात ऐसी है, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका बोलता है कि हम सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन के लिए ये डिमांड नहीं करते, हम डिमांड करते हैं क्रूशियल मेडिसिन्स के लिए, क्रूशियल मेडिकल प्रोडक्ट्स के लिए हम डिमांड करते हैं। यूरोपियन में ये ना हो पाएगा। ठीक है, क्यों ना हो पाएगा दोस्तों? आप समझ सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ठीक है, बहुत मेहनत करती है R&D में, और बहुत सारे उनके प्रोडक्ट फेल हो जाते हैं, और फाइनली कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं। सो दे मे विश कि हम जो सक्सेसफुल प्रोडक्ट होते हैं उनसे पूरी कमाई कर ले, एंड देयर बाय दे आर नॉट रेडी टू गिव देयर पेटेंट बेनिफिट्स। ठीक है, ओके, सो दैट वे दे आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, सो देयर बाय दे आर नॉट रियली रेडी। अब इंडिया और साउथ अफ्रीका वापस इसके पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, मेरा मानना है कि अभी के लिए इंडिया और साउथ अफ्रीका को बोलना चाहिए कि सबसे पहले वैक्सीन का वेवर दे दो, और इस मुद्दे के ऊपर हम आगे बातें करते रहेंगे। इसके बदौलत इसको रोकना सही बात नहीं है। भारत जैसा देश ये बड़ी परेशानी में फंसा हुआ है। सेकेंड वेव तो धीरे धीरे हो रहा है, पर जिस तरीके से दुनिया खुली है, थर्ड वेव आने की तो बिल्कुल संभावना है, और ये तो मुझे लगता है बहुत जल्द आ जाएगा। ठीक है, बहुत जल्द आ जाएगा। क्या करेंगे उस समय पे अगर हमारे पास ज़्यादा वैक्सीन नहीं होगी तो? ठीक है, चलिए ग्रेट दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डेटा के बारे में। ये सुनो, इंडिया में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल
के बारे में बहुत बातें हो रही है। आज हम उस पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को एक अलग एंगल से देखेंगे। अभी तक हम लेकिन से एक बंदे का पर्सनल राइट के एंगल से देखते थे, अब हम देखते हैं एक बिजनेस को अगर अपना काम करना है, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली डेटा लेने वाला है। ये तो बिल्कुल आपको पता होगा, आप भी अगर बिजनेस करोगे तो आप तो डेटा लोगे, ये तो तय है ना। आप डेटा नहीं लोगे ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है, आप डेटा लोगे। जब आप डेटा लेंगे, ठीक है, उस समय पे आपको किस तरीके अपने डेटा लॉफुली गैदर करना है, ये समझना जरूरी है। दोस्तों, कोई मार्केटिंग एजेंसी या कंपनी डेटा लेती है तो इसके 3 से तरीके के मतलब लोग होते हैं, बराबर। 3 की टर्म है, ओके। एक होता है डेटा प्रिंसिपल। चलिए पहले समझते हैं कि ये की टर्म के लिए एक पीछे की कहानी देखते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल देयर इज अ कंपनी, ठीक है, विच इज अ मार्केटिंग कंपनी। दिस कंपनी वांट्स टू नो, ठीक है, दिस कंपनी वांट्स टू नो कि लोग, ठीक है, कौन कौन सी वेब सीरीज सबसे ज़्यादा देखते हैं, कितने घंटे देखते हैं, कौन से टाइम पे देखते हैं, एक इंडिविजुअल बंदा किस तरीके से उसको देखता है, ये सुनो, ठीक है। तो उस कंपनी ने एक एजेंसी को हायर किया। वो एजेंसी का काम है डेटा कलेक्ट करना और डेटा को लेकिन से प्रोसेस करना, ठीक है, ये उनका काम है। किसका डेटा लिया? आपका मेरा, बराबर है। उन्होंने डेटा लिया, आप और मैं बन जाएंगे डेटा प्रिंसिपल। हमारा डेटा है, सो वी आर डेटा प्रिंसिपल, ओके, ठीक है, वी विल बिकम डेटा प्रिंसिपल। द एजेंसी which collects the personal data on behalf of this company, okay, on behalf of this company, ठीक है, is known as data processor। और किसके बिहाफ में लिया? इस कंपनी के बिहाफ में लिया, तो इसको बोला जाएगा डेटा फाइड्यूशरी। क्या कहा जाएगा इसको? डेटा फाइड्यूशरी, ठीक है। ये कंपनी है डेटा फाइड्यूशरी, ठीक है, ये एजेंसी है जो डेटा प्रोसेसर है, और आप और मैं जिसका डेटा आता है जिसको बोलते हैं डेटा से प्रिंसिपल। दोस्तों, जो नए रूल्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2015, जो फरवरी 25 के द्वारा, ठीक है, 3 महीने का नोटिस के ऊपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर में डाले गए हैं, ठीक है, ओके। एंड इट इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। अभी भी वो बिल है, वो अभी तक इंप्लीमेंट हुआ नहीं है, श्री कृष्णा कमेटी के द्वारा वो बताया गया था, ओके। चलिए, ग्रेट। दोस्तों, बात ऐसी है कि अगर हम देखें कि ये जो भी इन्होंने मतलब जिस कंडीशन के ऊपर इनको से डेटा कलेक्ट करना है, वो प्रिंसिपल क्या है, ताकि लोगों की प्राइवेसी को हम मैनेज कर पाए। जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी ने इन 7 की प्रिंसिपल के बारे में बात करी थी दोस्तों, ठीक है। कौन से 7 की प्रिंसिपल है? पहला प्रिंसिपल है टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिज्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? उसका बहुत सिंपल सा मतलब है दैट कि कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के प्रति बायस होना नहीं है। ये मानो कि टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी के ऊपर डाउट क्रिएट मत करो, ये अलाउ करो दैट टेक्नोलॉजी हैव इनफ फ्लेक्सिबिलिटी टू टेक इनटू अकाउंट ऑफ ऑल द नेसेसरी चेंजेस। टेक्नोलॉजी हैज अ पावर टू गिव अ सॉल्यूशन। ये मानो, दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिसिज्म, ठीक है। रूल ऐसे बनाओ कि कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के ऊपर बायस नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इट शुड बी related to holistic application, ठीक है। it should be applicable across all entities, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, गवर्नमेंट हो, ये सब कोई चीज़ चिंता का विषय नहीं है, ठीक है, सबको अप्लाई होना चाहिए। तीसरी चीज, डेटा का इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए। ये सुनो, डेटा प्रिंसिपल का इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स वो बंदे को पता होना चाहिए कि क्यों उसका डेटा लिया जा रहा है ना। द डेटा मस्ट बी इन्फॉर्म्ड एंड मीनिंगफुल। साइलेंस कैन नॉट बी टेकन फॉर कंसेंट, है ना। फॉर एग्जाम्पल,
अगर आप रेगुलरली वेब सीरीज कुछ पर्टिकुलर साइट्स पे जाकर देखते हैं, ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत मज़ेदार सी चीज़ है दैट दे मस्ट कलेक्ट एनोनिमस डेटा, ठीक है, दे मस्ट कलेक्ट दिस एनोनिमस डेटा। अगर वो डेटा हमारे नाम से कलेक्ट करते तो बड़ी परेशानी की बात है। ये सुनो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू आर वॉचिंग दिस वेब सीरीज एंड दे आर कलेक्टिंग ऑल द डेटा फ्रॉम यू टू गाइड यू कि भाई तुम्हें हम रिकमेंडेशन देंगे कि तुम्हें कौन सी चीजें देखनी चाहिए, हम आपको रिकमेंडेशन देते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो रिकमेंडेशन देते हैं तब तक बराबर है, पर वो आपको और मुझको आइडेंटिफाई करके, ठीक है, उसके बेसिस के ऊपर हमारे ऊपर पर्सनलाइज एडवर्टीजमेंट करेंगे तो बिल्कुल गलत बात है। ये सुनो, ये नहीं होना चाहिए। आई थिंक दिस इज प्रीटी क्लियर टू एवरीवन। चलिए इन्फॉर्म कंसेंट हमें बोलना चाहिए कि हम इस डेटा को यूज कैसे करेंगे। फिर डेटा मिनिमाइजेशन। What is the meaning of data minimization? Then data minimization, कम से कम डेटा लेना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतना ही लेना चाहिए। ये सुनो, जितना ज़रूरी है वो। Similarly, another important word they used called fiduciary accountability. कौन अकाउंटेबल होगा इन केस ऑफ एनी फ्लॉ? ये सुनो, अगर कोई डेटा प्रोसेसिंग में गलती हो गई या बीच में से डेटा लीक हो गया, ठीक है, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? सो दोस्तों ऑब्वियसली कंपनी, जो मेन कंपनी है विच इज डेटा फाइड्यूशरी। ये सुनो, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दे सेड अनदर प्रिंसिपल दे हैव टू फॉलो इज अ स्ट्रक्चर्ड एनफोर्समेंट। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चर्ड एनफोर्समेंट? स्ट्रक्चर्ड एनफोर्समेंट का मतलब देयर हैज टू बी अ प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर लॉ एनफोर्समेंट सिनारियो, ठीक है, रैंडम नहीं होना चाहिए। एंड देयर हैज टू बी डेटरेंट, देयर हैज टू बी अ डेटरेंट पेनल्टीज। ओके, दिस इज वेरी क्रूशियल, डेटरेंट पेनल्टीज। दोस्तों इन फ्यूचर you become advisor to, you can say, legal firms, you become advisor to corporate world and that company is working in the IT world. दोस्तों आपको IT और लॉ को मिक्स करते आना चाहिए। ये सुनो, आपको ये सब पूरे विचार समझ में आने चाहिए कि किस तरीके से क्रॉस पे काम करना है, कैसे आप IT का कोई भी तरीके का इम्पैक्ट एसेस कर सकते हो, उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आपको डेटा फ्लो को ऑडिट करने के लिए बोला जाए, आप कैसे करोगे? ठीक है, फ्यूचर में डेटा का यूजेस कैसे होगा, अनएक्सपेक्टेड डेटा का यूजेस क्या क्या हो सकता है, ठीक है, साथ में आप यूजर्स के राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, उसको और पावरफुल कैसे बना सकते हो, ठीक है, आप डेटा सेफ लगाने में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रख सकते हो, ये बिल्कुल आपको आना चाहिए दोस्तों। ये सुनो, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपका फ्यूचर इज मोर कनेक्टेड टू IT। सो दोस्तों अगर आपको लगता है कि अगर आपको लॉ के वर्ल्ड में जाना है तो मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि दोस्तों मैथमेटिक्स के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको इस फील्ड में जाने में मदद करेगी। और मेरा मानना है बहुत सारे ऐसे लॉ के स्टूडेंट्स जो मैथ में अपने आप को वीक मानते होंगे, टेक्नोलॉजी में अपने आप को वीक मानते होंगे, और उन सब के सामने कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस पर्टिकुलर चीज के द्वारा अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। ओके, चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वाई केन मूव्ड टू सीज एसेट्स एवरीवेयर बट इंडिया? मतलब केन एनर्जी नाम की कंपनी वो इंडिया के एसेट्स पूरे वर्ल्ड में सीज कर रही है, इंडिया में नहीं कर रही है, पूरे वर्ल्ड में सीज करती है। ये बहुत बड़ी बात हो गई है, कंपनी कंट्री के सोवरेन नेशन के एसेट को सीज करती है, ठीक है, क्या मजाक है दोस्तों। इसका उसकी पूरी कहानी समझने के लिए 2012 में जाना पड़ेगा। 2012 में इनकम टैक्स एक्ट को अमेंड किया गया, और इनकम टैक्स अमेंडमेंट में, ठीक है, बनाया था दे कैन टैक्स द इनकम फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी even though it is incorporated outside India, but उनके shares of the company are derived, they are substantial value from the assets located in India. For example, एक कंपनी A है,
पूरे के पूरे कंपनी के शेयर्स इंडिया के बाहर है, पर यह कंपनी की एक और सब्सिडरी कंपनी है, लेट्स से कंपनी बी, ये इंडिया में है। ओके, ठीक है। सो दोस्तों, कंपनी ए के शेयर्स की वैल्यू अगर बढ़ेगी या घटेगी वो डिपेंड करेगा कंपनी बी की वैल्यू। कंपनी बी की वैल्यू इंडिया में कैसे ऊपर नीचे हो रही है, कंपनी बी का काम इंडिया में कैसे चल रहा है, ठीक है, उसके बेसिस के ऊपर कंपनी ए के शेयर ऊपर नीचे होंगे। सो गवर्नमेंट ने बोला दैट वी कैन टैक्स द इनकम फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी। अगर इस कंपनी के शेयर इस कंपनी को ट्रांसफर करे गए और उसके द्वारा अगर वैल्यू क्रिएट हो गया इस कंपनी को, कंपनी ए को, हम टैक्स लगाएंगे। और वो भी कैसे लगाएंगे, रिट्रोएक्टिवली, रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लगाएंगे। ये सुनो, मतलब अगर कोई कंपनियों ने, हमने 2012 में ये रूल लेकर आए और अगर आपने ऐसा काम लेट्स से 1995 में किया होगा तो भी हम आपके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं, ऐसा उन्होंने 2012 में बताया। ठीक है दोस्तों, 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इंडिया के टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने करीबन $4.4 बिलियन का टैक्स डिमांड किया ऑन दिस केन एनर्जी कंपनी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग किया था, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में उन्होंने शेयरों का बदलाव किया था। ये सुनो, ठीक है, तो इसके द्वारा इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट ने 4.4 बिलियन का डिमांड लगाया। कितना लगाया भैया, $4.4 बिलियन का डिमांड लगा दिया। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। केन ने इसको पे नहीं किया। ठीक है, तो इंडिया ने केन के एसेट्स जो इंडिया में थे उसको सीज कर लिया। 2020 दिसंबर को, दिसंबर 21 2020, ठीक है, साल का सबसे लंबा लंबी रात, ठीक है, दिसंबर 21 को इन्होंने, ठीक है, इंटरनेशनल आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल में, ठीक है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पीसीए ने ये जजमेंट दिया दैट जो इंडिया और यूके के बीच में, ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन नीदरलैंड, इंडिया और यूके के बीच में बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हुई थी 1994 की, और उस ट्रीटी के मुताबिक ये जो रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लगाना है वो गलत बात है। ठीक है, ओके, क्या एग्रीमेंट हुआ था बीआईटी के मुताबिक, दैट इज बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। ठीक है, ओके, द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ऑफ द केन वाज इंडियाज रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, दैट इज टैक्सेस ऑन ट्रांजैक्शंस that were not taxable at the time of transaction occurred, ठीक है, is violating fair and equitable treatment standard, fair and equitable treatment standard जो BIT में दोनों कंट्रीज ने एग्री किया था। ये सुनो, ठीक है, ट्राइब्यूनल ने जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ देखा इन टर्म्स ऑफ टू डिराइव टू रीच टू द मीनिंग ऑफ FET। कि ये जो रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करे गए हैं वो वायलेट FET को करते हैं। ठीक है, अनलेस कोई कॉम्पेलिंग पब्लिक पॉलिसी ऑब्जेक्टिव इसमें दिख नहीं रहा है, और इसकी वजह से ट्राइब्यूनल ने इंडियन गवर्नमेंट को ऑर्डर किया कि भैया आप केन एनर्जी को जो डैमेज हुआ है विच इज $1.2 बिलियन का प्लस इंटरेस्ट रेट एंड कॉस्ट, ठीक है, ये सब मिला दो तो टोटल $1.7 बिलियन आपको देना है। ठीक है, कहाँ 4.4 बिलियन इंडियन गवर्नमेंट डिमांड करती थी, उसके सामने कुछ लाने के सामने हम कुछ गंवा के आ गए। 1.7 बिलियन का अवार्ड दे दिया, डच कोर्ट ने ये अवार्ड दे दिया। ठीक है, इंडिया ने ऑब्वियसली फाइल किया है डच कोर्ट के अंदर कि अपील करी है, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। ठीक है, इंडिया ने ये अपील करी है कि जो भी हमने लॉ बनाए हैं दे आर प्रिंसिपली नॉट रिलेटेड टू द मैटर कनेक्टेड टू दिस BIT विच इज बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, उसके द्वारा कोई कनेक्शन नहीं है। ये सुनो, अभी केन एनर्जी ने एक महत्वपूर्ण काम चालू कर दिया। ठीक है, केन एनर्जी ने एक महत्वपूर्ण काम चालू कर दिया कि भैया इंडियन गवर्नमेंट ओन्ड जितनी भी कंपनीज है,
जिसको पॉपुलरली बोलते हैं PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये सुनो, PSUs के जो एसेट्स है, PSUs के बहुत सारे कंपनीज, ठीक है, फॉरेन में भी अपना एक इनसे बिजनेस फैला के बैठे होंगे, वहाँ पे उनका एसेट होगा, ये सुनो, ठीक है। तो उन्होंने उनके एसेट्स सीज करना चालू कर दिया। PSU ने ये डिमांड करा दैट वी आर डिफरेंट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वी आर अ डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ओके, सो आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाइए, हमारे पास क्यों आते हैं? हमारा PSU में गवर्नमेंट के शेयर है, प्राइवेट लोगों के भी शेयर है, ठीक है। तो हम तो एक सिंपली एक सेपरेट एंटिटी है, इतने सारे थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, उनका क्या, भले गवर्नमेंट उसका मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है, ये सुनो, तो हम आपको इस तरीके से अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। पर बहुत सारे वेस्टर्न देशों में इस तरीके की बातें होती है, ये सुनो, और ऐसा किया जाता है, ये सुनो। तो इसकी वजह से केन एनर्जी ने बोला कि भैया काम चालू कर दो इसको, PSUs के बड़े बड़े जो एसेट्स है उसको सीज कर लो। वन ऑफ देम इज एयर इंडिया, सीज कर लो भैया, ठीक है। अच्छा, दूसरा महत्वपूर्ण काम, ठीक है, क्यों किया उन्होंने वो समझते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा इसरो का एक से मार्केटिंग विंग है जिसमें अंतरिक्ष कॉरपोरेशन ने एक देवास मल्टीमीडिया के साथ एक डील करी थी, और उस डील के द्वारा, ठीक है ना, देवास मल्टीमीडिया को कुछ दिक्कतें आ गई, ठीक है, और देवास मल्टीमीडिया पहुंच गया कोर्ट में, बराबर है। और देवास मल्टीमीडिया को जो नुकसान हुआ ये इसरो की डील की वजह से, ठीक है। सो इसरो को, दैट इज अंतरिक्ष कॉरपोरेशन को, देवास को देना है $1.2 बिलियन, ये उनको देना है, ठीक है। ये जजमेंट आया था दोस्तों, किसने दिया था जजमेंट? कोर्ट ने दिया था दोस्तों, ठीक है। अभी सुप्रीम कोर्ट के पास ये बात पहुंची, क्योंकि ऑब्वियसली अंतरिक्ष बोलेगा कि हम इस बात को आगे लेके जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये बात पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही मजेदार सा जजमेंट दिया, एक काम करो भैया देवास मल्टीमीडिया, तुम्हारा धंधा ही बंद कर दो, क्योंकि तुम जिस फील्ड में काम करते हो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, तो तुम्हें ही वाइंड अप कर दो। तो उन्होंने NCLT को ऑर्डर दिया कि भैया ये देवास मल्टीमीडिया को बंद कर दो, दे कैन नॉट डू एनी बिजनेस। सो इफ दे कैन नॉट डू एनी बिजनेस, इनको जो $1.2 बिलियन देने का वादा भी किया था कोर्ट के द्वारा, उसका तो क्या ही मतलब होगा, इनको अवार्ड मिलेगा ही नहीं मिलेगा, कोई तरीके से नहीं मिलेगा, ये सुनो। सो ये कारणों की वजह से, ठीक है, केन एनर्जी को पता है कि भैया ऐसा करना तो कोई मतलब ही नहीं है, ये सुनो। इंडियन कोर्ट हमें बोल देगी कि हम पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, और हमें ये जो हमारा खर्चा हो गया, हमारे नुकसान हो गया, वो कभी मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से दे आर मूविंग टू सीज द एसेट एवरीवेयर, बट इन इंडिया दे आर नॉट सीजिंग एसेट्स ऑफ PSUs इन इंडिया बट आउटसाइड इंडिया, ठीक है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। चलिए, ग्रेट। एक और महत्वपूर्ण चीज दोस्तों इसके साथ जो आपको पता होनी चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए, दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ, ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा दैट बड़ी बड़ी कंपनियां लाइक अगेन से फैंग इकोनॉमी जिसको बोलते हैं, कैसी इकोनॉमी बोलते हैं? फैंग इकोनॉमी। फेसबुक, अमेजॉन, ठीक है, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, ये ज्यादातर कंपनियां, ठीक है, ज्यादातर कंपनियां, ठीक है, आर लोकेटेड ओवरसीज, ठीक है, बट दे आर गेटिंग लॉट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम कंट्री लाइक इंडिया, ये सुनो। सो इंडियन लॉ मेकर्स हैव बीन वरिंग अ लॉट कि इन बड़ी बड़ी कंपनियों का कोई अच्छा सा बिजनेस कनेक्शन हम डेवलप करें हमारे देश में, ठीक है, और हम इनसे टैक्स वसूले। ये पूरी लड़ाई है दोस्तों टैक्स की, ये सुनो, पूरी लड़ाई टैक्स की है। फाइनेंस एक्ट 2018 में लेकिन से जो नए इंडियन आए उसके अंदर इन्होंने बिजनेस कनेक्शन को बहुत बड़ा टर्म दे दिया। बिजनेस कनेक्शन को जो बड़ा टर्म दिया उसमें उन्होंने वर्ड निकाला सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। क्या बोलेंगे इसको? सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। सो दोस्तों
इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं व्हाट इज द लीगल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। ठीक है, इट इज डिफाइंड टू मीन दैट एनी ट्रांसेक्शन of goods and services with any person in India, including provision of download of data or provision of download of software or usage of software। ठीक है, अगर वो दो कंडीशन फुलफिल करेगा तो हम उसको बोलेंगे दैट इज सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। कौन से दो कंडीशन है? पहला कंडीशन, द एग्रीगेट पेमेंट, जो भी टोटल, ठीक है, arising from such transaction, ठीक है, such kind of aggregate payment arising from such transaction is crossing 2 crore rupees। ठीक है, and number 2, the engagement with Indian consumers, ठीक है, exceeds, so उनके customer base कितना होना चाहिए उनका, their customer base, ठीक है, should be, you can say, greater than 3 lakh। अगर 3 लाख से ज़्यादा कस्टमर बेस है और 2 करोड़ से ज़्यादा अगर आप उनसे इनकम ले रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली ये सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस में आ जाएंगे। अगर आप सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस में आ जाएंगे, सो इफेक्टिव फ्रॉम April 1, 2021 यू विल बिकम द पार्ट ऑफ इंडियन टैक्सेशन सिस्टम एंड यू मस्ट पे टैक्सेस इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी कंपनी ने कोई तरीके का करवाया, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाया जिसका हमने पैसा दिया और वो पैसा 2 करोड़ के ऊपर चला गया और उनके पास 3 लाख से ज़्यादा इंडियन कंज्यूमर है, तो उनकी बिजनेस एक्टिविटी इज टर्म्ड एज सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस बिजनेस एक्टिविटी। एंड इस बिजनेस एक्टिविटी की वजह से इट इज अवर राइट दैट वी कैन आस्क मनी फ्रॉम देम। ये सुनो, ठीक है दोस्तों, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से ये डेटा गैदर हो रहा है, ठीक है, और किस तरीके से ये डेटा वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्सिटी अराइज हो सकती है और यहाँ पे एक्सपर्टाइज की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि इस मुद्दे के ऊपर बड़ी लड़ाई होगी। दिस विल बी अ ग्रे एरिया इन टर्म्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, कि कैसे डेटा रिक्वायर्ड या किस तरीके से जो भी डेटा ये लोग रिक्वायर करते हैं वो गैदर किया जाता है। ठीक है, ओके, ये बड़ा सवाल है। ठीक है, पर आप ये समझिए कि इस तरीके के मुद्दे के अंदर जो भी हमने डोमेस्टिक लॉ हमने बना दिया, उस डोमेस्टिक लॉ के द्वारा एक और दिक्कत बनने वाली है। हमारे इंडिया में यू कैन से वी हैव डन लॉट ऑफ बायलैटरल डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ठीक है, ये हमने बहुत सारी ट्रीटी करी है। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट मतलब दो कंट्रीज के बीच में अगर कोई तरीके का एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, तो वो लोग कोशिश करेंगे कि दोनों कंट्रीज में अलग अलग टैक्सेशन ना हो। दैट इज व्हाट दे विल ट्राई एंड डू। ओके, सो दैट इज कॉल्ड डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो अभी भी ये जो सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक प्रेजेंस है वो बेचारा इस चीज में फंसता रहेगा। ठीक है, चलिए ग्रेट दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया था दोस्तों। ठीक है, ये मैं वापस आपको रिमाइंड करा रहा हूं क्योंकि मैं ये बात को समझा चुका था। ठीक है, मैं वापस आपको समझा रहा हूं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, एक कंपनी है, ठीक है, विच इज टेकिंग अ लोन फ्रॉम अ बैंक। ठीक है, बहुत सारी लोन ली है, फॉर एग्जाम्पल 1000 करोड़ की लोन ली है इन्होंने। ये सुनो, नाउ व्हेन दे आर टेकिंग 1000 करोड़ की लोन, ठीक है, ओके, सो दे मस्ट गिव सम कोलैटरल। इन रिटर्न बैंक विल से लो भैया ये पैसा, ठीक है, ये गवर्नमेंट पैसा दे, मतलब सॉरी बैंक पैसा देगी किसके सामने? कोलेट्रल। कोलेट्रल क्या होता है? कोई डॉक्यूमेंट होंगे, ठीक है, कोई असेट्स होंगे जिसके डॉक्यूमेंट होंगे जिसके बेसिस के ऊपर ये लोग देंगे। वन ऑफ द डॉक्यूमेंट इज द प्रमोटर्स गारंटी। प्रमोटर ऑफ द कंपनी इज गिविंग गारंटी कि भैया देखो हम गारंटी देते हैं अगर ये कंपनी फर्जे में गई तो हम आपको पेमेंट करेंगे, ये प्रमोटर्स गारंटी है। अब अभी तक ऐसा होता था कि अगर कंपनी फर्जे में गई, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड के मुताबिक वो इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्ट अपने आप को घोषित कर देती है, उस समय पे, ठीक है, उस समय पे कंपनी
के प्रमोटर बोलते हैं भैया देखो हम तो अलग है, कंपनी का मैनेजमेंट कुछ अलग लोगों के हाथ में है और वो अलग तरीके से काम करते हैं। फॉर एग्जांपल विजय माल्या का ही अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं तो विजय माल्या जी, ठीक है, विजय माल्या जी ने उनकी जो डिफंक्ट किंगफिशर एयरलाइन कंपनी थी जिन्होंने 9,000 करोड़ का लोन लिया और 9,000 करोड़ के लोन में विजय माल्या ने अपना गारंटी दिया और बाद में जब ये लोन भरपाई नहीं कर पाई तो विजय माल्या ने डिनाई कर दिया कि मेरी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये सुनो, ठीक है भैया, सवाल ये पैदा होता है कि बैंक वाले ने जब किंगफिशर को लोन दिया ठीक तब जो प्रमोटर विजय माल्या जी ने जो प्रमोटर गारंटी दी थी, ठीक है, उसी के बेसिस पे दिया था क्या? बिल्कुल दोस्तों, इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे केसेस चल रहे हैं इंडिया में। एसबीआई को अनिल अंबानी जी से 1200 करोड़ रुपए की लोन वसूलनी बाकी है। रिलायंस कम्युनिकेशन को दिया था उन्होंने, रिलायंस इंफ्राटेल को दिया था, उसमें अनिल भाई ने गारंटी दी थी। सिमिलरली दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन DHFL और उसके पर्सनल गारंटर मिस्टर कपिल वढवान, ठीक है, उनका अभी ये पूरी सिचुएशन चल रही है बैंक्रप्सी की। दोस्तों ये सब कंपनियां इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड में घुसी हुई है। ये सुनो, सिमिलरली एक और कंपनी है विच इज नोन एज गुजरात हाइड्रोकार्बन पावर SEZ, ठीक है, उन्होंने SREI से एक लोन लिया था, ठीक है, 100 करोड़ का, उसके अंदर भी इस तरीके की दिक्कत चल रही है। ये सुनो, अभी चल रहा है जो केस विच इज अबाउट वीडियोकॉन को इंसॉल्वेंसी केस है, ठीक है। दे आर रेडी टू पे 30,000 करोड़ टू सेटल द डेट. In turn, they want to release 13 Videocon group of companies out of 15 from the proceedings of insolvency. Yes or no? ठीक है, तो भैया वो दो कंपनियों का क्या होगा जो इंसॉल्वेंसी किए, उनके लोगों का पैसों का क्या होगा? लोग रेडी नहीं है इन पैसों के लिए तैयार होने के लिए, है ना। दिस इज वेरी क्रूशियल, ठीक है। सिमिलरली एक डिफॉल्ट का अमाउंट है संजय लांबा जी का, ठीक है, जो करीबन 70 करोड़ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से लेके बैठे हुए, उन्होंने सेटलमेंट का अमाउंट दिया 67 करोड़ का, पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बोलती है वी आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, ठीक है। तो पर्सनल गारंटर का ये बड़ा प्रॉब्लम, भले वो अनिल अंबानी जी हो, कपिल वाधवान हो, अतुल, संजय सिंघल हो, वेणुगोपाल धूत हो, ठीक है, ये सब लोगों को, ठीक है, अब फंसने वाले हैं। और पर्सनल गारंटी के द्वारा उन्होंने जो बैड लोन बनाई है, ठीक है, ये बड़ा चेंज आने वाला है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। बहुत ही मजेदार सा मुद्दा यहाँ से डेवलप हुआ है, कोर्ट मेडलिंग इन द पॉलिसी मैटर। आपको पता होगा you can say the doctrine of separation of powers. Yes or no? Doctrine of separation of powers क्या होता है? डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर होता है कि कोई भी कंट्री को चलाने के लिए 3 पिलर चाहिए, विच इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव, सेकंड इज कॉल्ड जुडिशियरी एंड थर्ड इज कॉल्ड लेजिस्लेचर। तीन का काम अलग अलग है। लेजिस्लेचर का काम है टू लेजिस्लेट, जुडिशियरी का काम है टू जुडिशिएट, एग्जीक्यूट का काम है टू एग्जीक्यूट। मतलब ये लोग वर्क इज टू मेक लॉ, इनका काम है लॉ को एग्जीक्यूट करना, इनका काम है लॉ को इंटरप्रेट करना, ठीक है। पर दोस्तों जब जुडिशरी अपने डोमेन को छोड़कर किसी और को डोमेन में जाती है, भले वो एग्जीक्यूटिव के डोमेन में जाए या लेजिस्लेचर के डोमेन में जाए, ठीक है, तो बड़ा हल्ला होता है। ये सुनो दोस्तों, आज के ज़माने में जब सुप्रीम कोर्ट इज गिविंग डायरेक्शन टू गवर्नमेंट ओवर हैंडलिंग ऑफ पेंडेमिक, ठीक है, देन सेंट्रल गवर्नमेंट बरसों से वीकेंड से जो आर्ग्यूमेंट दी जाती है वैसी आर्ग्यूमेंट देते हैं कि बैक ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आप दूर जाओ, ठीक है, काम हमें करने दो, ठीक है। दोस्तों दोनों तरफ आर्ग्यूमेंट है, ओके, दोनों तरफ आर्ग्यूमेंट है। पहला आर्ग्यूमेंट जो जुडिशरी के फेवर में है वो ये है दैट गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू प्रोटेक्ट द सिटीजंस फ्रॉम द पेंडेमिक एंड देयर बाय शुड टेक ओवर दिस फंक्शन, ठीक है।
मतलब एपेक्स कोर्ट को कोविड के सिचुएशन को मैनेज नहीं कर पाई है गवर्नमेंट, इसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि एक मेंबर बेंच बनाओ, 11 मेंबर की बेंच बना लो, ठीक है, ये कमेटी बना दो, और ये कमेटी पूरा का पूरा पेंडेमिक एक्टिविटी करेगी, सरकार को कुछ मत करने दो। आपको पता होगा जुडिशरी ने ऐसा ऑक्सीजन मैनेजमेंट वाला काम अपने हाथ में ले लिया था। ये सुनो, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया दोस्तों, ये समझना। अगर मोदी साहब आकर आपको बोले कि देखो हमने ऑक्सीजन का काम कैसे किया, तो मोदी साहब की बात मत मानना, ठीक है। ये एक गवर्नमेंट मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मैनेजमेंट बना के रखा है अपने हाथ में, ये समझना, ठीक है। एनीवे, चलो, मेरा ये मकसद नहीं है कि मोदी साहब की मतलब पीएम के खिलाफ जाओ, ये मुद्दा नहीं है, समझने की बातें हैं, ठीक है। जब एक पॉलिटिशियन आपको आप गलत चीज़ बोलेगा तो आपको उसके पीछे का ज्ञान पता होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दोस्तों, एट द सेम टाइम कुछ लोग बोलते हैं कि ये जब जुडिशरी है ना आकर गवर्नमेंट को डायरेक्ट करती है कि क्लिनिकल ट्रायल में क्या होना चाहिए, प्रोटोकॉल क्या बनना चाहिए, ये लोग जो पीआईएल लेकर आते हैं होना चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पर बन जाता है पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। तो ये बुरी बात है दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा एक आर्ग्यूमेंट आ रहा है जो इसके अपोजिशन में है, ठीक है। सो दोस्तों, कोर्ट को ऐसे बातों में अपनी एडवाइस देनी चाहिए, ठीक है, बट शुड गिव अगेंस्ट ए गवर्नमेंट ऑल द पावर टू इम्प्लीमेंट इट, ठीक है। अगर कोर्ट इस तरीके की पिटिशंस को अपनी मन मर्जी से अगेंस्ट एंटरटेन करेगी तो ये तो फ्लड गेट खोल देगा, है ना, ये तो फ्लड गेट खोल देगा, है ना। ये तो बिल्कुल गलत बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये तो एक तरीके से कोर्ट को, है ना, कोर्ट को इस तरीके की बातों में घुसना नहीं चाहिए, ठीक है भैया। अगर कोर्ट इस तरीके से डायरेक्ट एडवाइस और सरमनाइज करेगी टू एग्जीक्यूटिव इन द मैटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी फ्रेमिंग, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव का काम है, ठीक है, तो वो डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को बिल्कुल दिक्कत करेगी। हाउएवर, ये बात समझना ज़रूरी है कि कोर्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्क्रूटिनाइज एंड द टेस्ट whether a policy in the question is unreasonable, unfair or violative of the mandate of article number 14, ठीक है। आपको पता होगा आर्टिकल नंबर 14 में क्या बोला जाता है, आर्टिकल नंबर 14 में बोला जाता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल लॉ का मतलब है जो भी लॉ बनाए, जो भी पॉलिसी बनाई है, इट शुड बी फेयर, मतलब इट शुड बी जस्ट, फेयर और रिजनेबल। अगर वो जस्ट, फेयर और रिजनेबल नहीं हो तो भैया जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को, उस पॉलिसी को रोक दिया जाए, ठीक है। बिल्कुल ज़रूरी है दोस्तों, और ये महत्वपूर्ण मुद्दा है इस पर्टिकुलर चीज़ को समझने के लिए, ठीक है। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू, ठीक है, ग्रेट। सिमिलरली वन मोर अगेन से इंटरेस्टिंग इश्यू, ठीक है, जो जीएसटी में बड़ा पंगा चलता है दोस्तों। आपको याद होगा हमने आपके साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में एक बार बात कर चुके थे, ठीक है दोस्तों। एक सप्लायर है मटेरियल का, ठीक है, उसने गुड सप्लाई करे, ठीक है, ओके। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप एक तरीके के, है ना, उससे बायर हो, ठीक है, आपने उनसे गुड्स खरीदे, तब आपने उसको जीएसटी पे किया होगा, ये सुनो, ठीक है, आपने तो अपने ऑफिशियली पे कर दिया। अब इस बंदे का काम था कि वो जीएसटी आपसे जो लिया वो गवर्नमेंट को दे दे, ये उसका काम था, ठीक है। आपने जब गवर्नमेंट को अगेन से बताया कि भाई मैंने जो कस्टमर को ये सामान बेचा, ठीक है, तो उसके अंदर मैं भी आपको जीएसटी पे कर रहा हूँ, ठीक है, पर जो ये जीएसटी मैंने पे किया था वो मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ, विच इज़ पॉपुलरली नोन एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। समझ में आया? वेरी गुड। तो अब इनकम टैक्स वाले, जीएसटी वाले बोलते हैं कि भाई एक मिनट, ये कंपनी थी बेथल एंटरप्राइज, ठीक है, उन्होंने अपने सप्लायर को जीएसटी दे दिया, ठीक है, और जब उन्होंने ये इनपुट टैक्स क्रेडिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मांगी, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि बेथल तुम्हारे सामने तुमने तो दे दिया है,
पर तुम्हारे सप्लायर ने हमको अभी तक जीएसटी दिया नहीं है, बराबर है, तुम्हारे सप्लायर ने तुम्हें जीएसटी दिया नहीं है, तो तुम जो इनपुट टैक्स क्रेडिट हमसे डिमांड करते हो वो हम तुम्हें नहीं दे सकते, तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें देना पड़ेगा, ठीक है, तुम्हें देना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल अनफेयर ट्रीटमेंट हो रही है दोस्तों बीथेल कॉरपोरेशन के लिए, क्योंकि बीथेल वाले ने तो अपना काम कर दिया, ठीक है, सप्लायर ने अगर कुछ तरीके से जीएसटी पे नहीं करा, उसमें बीथेल वाले की क्या गलती, जीएसटी वाले इनके ऊपर चढ़ गए, बीथेल वाले को देना है, ठीक है। अब ये मुद्दा चल रहा है, ठीक है, और मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक थोड़ी सी, है ना, एक अच्छा सा जजमेंट आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। बीथेल एंटरप्राइज वर्सेस टैक्स अथॉरिटी का मद्रास हाई कोर्ट ने, ठीक है, ये रूल किया दैट गवर्नमेंट गो बैक टू द परचेजर ऑफ गुड्स for the tax only if authorities have taken appropriate steps for the recovery of the tax from the seller। अगर टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने सप्लायर से पैसे वसूलने के लिए प्रॉपर सिस्टम की है, प्रॉपर मेहनत करी है, ये नो, और उसके बावजूद अगर ये नहीं दे पा रहा है तो इनके पास जाएंगे, नहीं तो क्यों जाना है, ये नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये नो, ये अच्छा जजमेंट दिया है, ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही करना चाहिए, नहीं तो क्या दिक्कतें हो जाएगी भैया पूरी जीएसटी के सिस्टम के अंदर, ठीक है। चलिए ग्रेट, एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है दोस्तों, दिस इज कनेक्टेड टू दिस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे में, ठीक है। एक जीवीआर इंफ्रा करके कंपनी है, ठीक है, ओके, जीवीआर इंफ्रा करके कंपनी है, ठीक है, उनका जो क्या बोलते हैं इंसॉल्वेंसी के रिलेटेड एक रिजोल्यूशन प्लान, उस रिजोल्यूशन प्लान के लिए जो भी उन्होंने अग्री किया है, ठीक है, वो अग्रीमेंट कैसे बाइंडिंग है या नहीं, उसके ऊपर सवाल पैदा हुआ। दोस्तों क्या हुआ, जीवीआर इंफ्रा, ठीक है, वेंट टू आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट पे वो गई, ओके, ठीक है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली वहाँ चली गई तो ऑब्वियसली उनको कोई भी तरीके का खर्चा अब नहीं करना है उनके अप्रूवल के बगैर, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के अप्रूवल के बगैर इनको कोई तरीके का खर्चा नहीं करना चाहिए। फिर भी जीवीआर इंफ्रा ने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में से, ठीक है, करीबन 2.84 करोड़ रुपया वहां से निकाला, ठीक है। रूल ऐसा होता है कि जब आप रिजोल्यूशन में गए, आईबीसी में गए, तो उस रिजोल्यूशन प्लान के मुताबिक, ठीक है, हर एक चीज आपकी फ्रोजन हो गई है, ठीक है, आपको कोई भी पैसा निकालना है तो ये ज़रूरी नहीं, आप उनकी परमिशन के बगैर निकाल नहीं सकते हो, और इनफैक्ट फ्रोजन है, निकाल ही नहीं सकते हो, ठीक है, ये तो अनडिसाइडेड चीज़ है, आप कैसे पैसे निकाल रहे हो, तो ये बड़ी परेशानी है और इसके ऊपर अभी ये केस चल रहा है, ओके। चलिए ग्रेट दोस्तों, सो विद दिस वी आर क्लोजिंग दिस मॉड्यूल बिकेम लिटिल लॉन्गिश, बट आई थिंक दैट इज वेरी यूजफुल टू यू। इसको बिल्कुल मेहनत से पढ़िएगा, समझिएगा, आपको मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।